सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। और आप लोगों ने जो गेट का एग्जाम दिया है उस एग्जाम की वजह से आप लोगों के बहुत सारे पीएसयूज के कॉल आए होंगे जो कि इस साल 2026 के लिए अलाइन है। और फर्दर अब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, राइट? आपने कोप का भी फॉर्म भरा होगा। कोप में डिफरेंट आईआईटीज में भी आपको रिटर्न और इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। फर्दर आपने सीसीएमटी का भी फॉर्म आप भरोगे, हो सकता है, जहां पे आप टॉप एनआईटीज में एडमिशंस लोगे। यानी कि ओवरऑल 2026 के गेट को आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज करना है और अपने करियर को शेप करना है ना। इन सब चीजों में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएसयू का इंटरव्यू, है ना। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है यार कि मैं कैसे पीएसयू का इंटरव्यू दूं। यानी ठीक है, रिटर्न तो हमने स्क्रीन कर लिया गेट के थ्रू, हमने गेट की अच्छे से प्रिपरेशन की, लेकिन पीएसयू का इंटरव्यू किस तरीके से ड्राइव होगा, ये एक छोटा सा सेशन मैं लेके आपके सामने आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा अच्छा चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पीएसयू का इंटरव्यू कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आपको जो है वो कुछ अलग से तैयारी करनी है। करना वही है जो आपने अपने बीटेक के फाइनल ईयर में किया है, प्रोजेक्ट्स में किया है, और जो आपने गेट की जो प्रिपरेशन की है ओवरऑल, वही सब पर्सनालिटी में आपके जो है वो फिलअप होगा और वही सब आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा। और इसी तरीके से आप पीएसयू का कोई भी एक इंटरव्यू आप प्रिपेयर करोगे। तो चलिए वन बाय वन हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, जिससे कि आपका ओवरऑल जर्नी जो है वो स्मूथ जाए। और गेट वाला जैसे कि प्रतिबद्ध है हर आपके स्टेप में, चाहे वो इंटरव्यू गाइडेंस हो, चाहे वो आपका वो रिटर्न एग्जाम हो, चाहे कुछ भी ऐसा एग्जाम हो जो कि आपको एक शेप करने की जरूरत है, उसमें गेट वाला आपको हर तरीके से हेल्प करता है। ये बात आप जानते हो। इसी जर्नी में ये एक अगला कदम है। चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएसयू इंटरव्यू। अब देखिए जरा, बहुत सारे पीएसयूज के इंटरव्यू हैं आपके अलाइन है। इनमें से लेट्स से ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड। अब आप ध्यान से देखिए प्लीज, ये जितने भी पीएसयूज हैं बेटा, ये पीएसयूज में से कुछ पीएसयूज ने अपने आपको विड्रॉ कर लिया है। तो ये जो डेटा है वो लास्ट ईयर के पूछे गए कैंडिडेट्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे बेस पे ये पूरा एक सेशन बना हुआ है। क्योंकि कुछ तो है जैसे कि पावर ग्रिड आपको लेगा, इंडियन ऑयल आपको लेगा, तो इस साल भी आपके ये गेट में अलाइन होंगे। अभी कुछ दिन पहले एनआईसी का जो फॉर्म आया था उसमें भी आपको अलाइन होंगे। तो ओवरऑल जितने भी पीएसयूज अब ये फर्दर होंगे उन सबके लिए डेडिकेटेड एक सेशन मैं आपको कंडक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, अब आपके दिमाग में ये मत होता है कि यार मतलब पीएसयू में इतने बड़े बड़े, जैसे कि हम देखें गेल में देखें या ओएनजीसी में देखें, वो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव E1, E2, E3 जो है वो कनेक्ट करवाते हैं। मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहां पर मेरे फादर जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड में, हालांकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे तो नहीं थे पर एक अच्छे पोस्ट पे थे, और वो उस कल्चर को मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि वहां के जो इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। तो देखो एक बात आप समझ लो प्लीज, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक टॉपर को हायर करते हैं, राइट? वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, आपके मार्क्स बिल्कुल 90 आ रहे हैं, है ना, एकदम आप जो है कॉलेज में बिल्कुल आपने फ्लाइंग कलर कर दिया है, सब कुछ बहुत औसम रहा है तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एवरेज भी हो, अगर आप थोड़ा सा अपने करियर के प्रति अवेयर हो, तो डेफिनेटली आप पीएसयू के अंदर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या क्या वो चेक करते हैं, आपके अंदर सेल्फ डिसीजन लेने की कितनी क्षमता है। अब जैसे मान लो ओएनजीसी का एग्जांपल लेता, अब ओएनजीसी की जो पोस्टिंग होती है वो रिमोट एरियाज में जनरली होती है ना, गुवाहाटी में आपको फेंक देंगे या कहीं ऐसी जगह पे जहां पे मेन लाइन स्ट्रीम से आपको कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो आप उस एरिया में अगर मान लो मदद नहीं पहुंच सकी तो आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, ये कैपेबिलिटी आपसे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कितनी क्षमता है वो आपसे देखी जाती है। तो ये पूरे आधे घंटे में और 45 मिनट्स के पैकेज में, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होता है, जीडी भी होता है, ठीक है, और ओवरऑल एक हो सकता है कुछ पीएसयू जो है वो छोटा मोटा रिटर्न भी कंडक्ट करवाते हैं, एक जस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। तो रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है,
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने टीम को लेके किस तरीके से जो है वो चलते हो। यानी आपके अंडर में भी कई सारे सब इंजीनियर्स होंगे, कई सारे छोटे छोटे पोस्ट के बंदे होंगे, उनको लेके आप कैसे जो है वो प्लांट को कमांड करते हो, ये सारी बातें जो है वो देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी नैतिकता पे जो है वो चेक किया जाता है कि आप कितने ज्यादा नैतिक हैं। नैतिक का सेंस ये है कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मनी माइंडेड होते हैं, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में, पीएसयूज में भी। आप ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो उन्हें छोड़कर कहीं जा रहे हो, कि आपको एक बहुत बड़ा लेट्स से पोस्ट दे दिया और आप ये सोच रहे हो कि मैं इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में भी ऐसे कई सारे इंजीनियर्स थे जो कि उस टाइम पे ईएससी की प्रिपरेशन करते थे, है ना। तो जनरली ये थोड़ा सा एक ब्लैक स्पॉट है कि अगर आप अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो तो फिर कम से कम एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इतना भरोसा आप जरूर दिलाइए कि नहीं, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो ज्वाइन करूंगा। तो इससे आपका जो ओवरऑल जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा ऑसम जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको चेक की जाती है। ये 4 चीज आप लोग प्लीज अच्छे से देखा जाएगा। तो ये जो मैंने पूरी पीपीटी बनाई है, पीपीटी में मैंने वही चीजें इंक्लूड की है जो इंपॉर्टेंट है आपके पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े बड़े पीएसयूज में टॉप इंजीनियर्स के अंदर आने के लिए। चले अब आते हैं 1 by 1, मतलब सीधे उस पर आते हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। मतलब ठीक है, आपका जीडी राउंड हो गया। ग्रुप डिस्कशन में जनरली आपको एक सिंपल सा एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको बोलने के लिए कहा जाएगा। चाहे वो आप देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आपने अगर एसएसबी का इंटरव्यू देखा हो, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का जो एसएसबी होता है, उसमें जो पहला राउंड होता है वो होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। जो बच्चे ग्रुप डिस्कशन नहीं जानते वो मैं उनको इस तरीके से मैं वो कर रहा हूँ, आपको एक पिक्चर दे दी जाती है और उसके बारे में आपको स्टोरी को डिस्कस करना होता है। ग्रुप डिस्कशन में जनरली आपको एक करंट जो सिनेरियो टॉपिक्स हैं उस पर आपको देखा जाता है। वहां पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, ओरेटिव स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उन पर जो है बात की जाती है। इसके बाद कुछ पीएसयूज में आपका पीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेक्निकल, क्योंकि आप गेट दे के आ रहे हो, आप एक कोर इंजीनियर के जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जो काम है आपको वो है आप प्लीज अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर किया है, एक मिनट, जस्ट मिनट, जितना भी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया है उस सब्जेक्ट को आप, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जो है वो देख लीजिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था। तो उस सब्जेक्ट्स को आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए और इन डेप्थ प्रिपरेशन जो है वो आप कर लीजिए। तो जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आते हैं, जैसे कि किसी को कंट्रोल सिस्टम अच्छा आता है, किसी को इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा से आता है, किसी को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आती है, ठीक है, और किसी को लेट्स से सिग्नल सिस्टम अच्छे से आता है। तो ये 4-5 बहुत एक फेवरेबल सब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप पीएसयू को ड्राइव, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो अलग अलग पीएसयू को देखो, अलग अलग डिमांड होती है और अगर आप उनके अकॉर्डिंगली आप हिट करते हो, जैसे ई का कोर ब्रांच है, कोर ब्रांचेस में जनरली भी पीएसयू होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में आपसे पूछा जाता है, या कोर आपका पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें। अब इनमें कैसे क्वेश्चन करना है? सर गेट तो आपने दे दिया, अब आपको गेट के बाद आपको मेन क्या देखना है? सर आपको मेन देखना है कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या बताता हूं, आजकल सब लोग जो है वो ये एआई टूल्स वगैरह यूज करते हैं। आप कोई सा भी एक एआई टूल ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप उनमें आप टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटिव आप डाल सकते हैं कि मुझे 50 टॉप बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के दे दो। वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे देगा, या फिर किसी फैकल्टीज ने आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बताए होंगे, उन सबको आप याद कर लीजिए। अब देखो वो क्या पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मान लो मैं कंट्रोल सिस्टम पे बात करता हूं, तो पूछेंगे कंट्रोलर का यूज, लेट्स से पीआईडी कंट्रोलर का यूज हम ओएनजीसी में कैसे यूज करेंगे, इंडस्ट्रीज में हम कैसे इसको देखते हैं। और अगर मान लो कोई प्लांट फेल हो गया, राइट, तो फिर उसको कैसे हम जो है वो इन कंट्रोलर्स के थ्रू फिल कर सकते हैं, मतलब इन कंट्रोलर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ओवरनाइट आप रात में 2 बजे आपका प्लांट फेल हुआ है, आप कैसे एक अपने टेक्निकल स्किल से उस पूरे ओवरऑल प्लांट को एटलीस्ट 7 to 8 आवर तक रन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको कोर स्किल जो है वो तो है ही, वो तो आपको गेट में आपसे पूछ ही लिया, प्लस
आपके प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा सा डेंजर होता है। रीजन ये है बेटा कि हमें क्या होता है, क्वेश्चंस लगाने की आदत होती है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं ना कि हमें जो है वो इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होगा। जैसे कि मैं जेट ट्रांसफॉर्म लूँ, जेट ट्रांसफॉर्म निकालना आता है, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आता है, इसके बाद जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज आती हैं, कॉजलिटी स्टेबिलिटी आती है, खत्म जेट ट्रांसफॉर्म। लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सर डिजिटल फिल्टर डिजाइन करने में होता है। जेट ट्रांसफॉर्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कई और कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने में होता है। ये सब हमें नहीं पता, तो ये आपको तैयार करना है, यही आपको जो है पीएसयूज में पूछा जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेशन बेस्ड आपको सिनेरियो जो है वो देखना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या है। अगर कोई मान लो फेलियर आपका सिनेरियो अगर ऐसा आ रहा है तो आप किस तरीके से आप मदद कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनसे आपको जो है वो मदद मिलेगी। ठीक, तो ये पहला हो गया कि आपको कोर सब्जेक्ट को इस तरीके से हैंडल करना है ना। तो जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या मशीन ही आप ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, इनको आपको रिवाइज करना है। पर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये देखना है कि ओवरऑल इनमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं, वो है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। अब बेटा देखो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना उनको, तो प्लीज आप समझ लो का बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेनली एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि जहां से मैक्सिमम कैंडिडेट जो है ना बाहर हो जाते हैं, और ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक जो है वो सुना है। अब उससे क्या क्या पूछते हैं, आपसे वो पूछेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट चुना ही क्यों, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का मेरे लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, कॉस्ट फैक्टर कितनी आएगी अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर दूं, तो पीएसयू स्केल में क्या ये इंप्लीमेंट हो सकता है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। आजकल बहुत सारी चीजें एआई डेटा ड्रिवन हो गई है, तो आपको रियल करंट सिनेरियोज में भी आपको उसको अप्लाई करते आना चाहिए। लेट्स से अगर आपने 2 साल 3 साल पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइनर प्रोजेक्ट भी करते हैं, मेजर प्रोजेक्ट भी करते हैं, जनरली मेजर प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ओवरऑल कि सर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसके लिए भी मैं बेस्ट करूंगा कि आप डेडिकेटली आप कम से कम 4 से 5 पेज इसके बारे में आसपास आप एआई टूल्स के थ्रू जानकारी हासिल कर लो। कुछ चीजें जो अगर आपने वहां पे नहीं की होंगी, लेट्स से बहुत सारे बच्चे क्या होता है गेट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कम से कम इंटरव्यू के लिए आप उसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करते हो। क्योंकि ये आपको देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इफ यू कैन नॉट डिफेंड द प्रोजेक्ट बिग नेगेटिव इंप्रेशन इट इज, तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन आएगा, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं, जैसे कि आजकल एक सिनेरियो आ रहा है ना इंडिया में, जो इंजीनियर्स हैं वो किलो के भाव में मिलते हैं। रीजन यही है कि हम ना माइनर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ध्यान देते, ना मेजर प्रोजेक्ट्स को ध्यान देते, ना लैब वगैरह चूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बार टायर 2 टायर 3 सिटीज के अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए तो फिर हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, गेट या किसी कैंपस में प्लेसमेंट। हम उसी के अराउंड ही अपने 4 साल के जीवन को जो है वो बिता देते हैं, और गेट वेट तो हमें पता है कि सब मोह माया है, तो बाकी जो टाइम बचा वो उसमें हम मौज मस्ती में निकाल देते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कर लिया, आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, तो क्यों अपनी रैंक को हम वेस्ट करें इस एस्पेक्ट की वजह से। तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उसको डेडिकेटली अलग से प्रिपेयर कर लो, कम से कम 3 से 4 पेजेस का, 4 से 5 पेजेस का, ठीक है। अगला आते हैं एचआर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जनरली ये पीएसयूज में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो एक्स पीएसयूज ऑफिसर्स है वो जनरली आपसे पूछते हैं कि सर पीएसयू प्राइवेट क्यों नहीं हो जाएगी, यानी थोड़ा सा एक आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन वहीं पे देंगे, ठीक है, कि अगर मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड अ प्राइवेट यूनिट। जैसे रिलायंस भी तेल निकालती है, ओएनजीसी भी आपका जो है गैस से काम करती है, आईओसीएल भी तेल रिफाइनरी करती है, एंड सो ऑन, रिलायंस भी गैस रिफाइनरी करती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आरामको एक बहुत बड़ी कंपनी सऊदी अरेबिया की, इन कंपनीज का और पीएसयूज का डायरेक्ट चैलेंज है, तो फिर क्या क्या अंतर है, ठीक है, मतलब क्या अंतर है पब्लिक सेक्टर के कल्चर में और पीएसयू के कल्चर में। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपको एकदम रिमोट एरिया में, जहां पे ये मान के चलो कि कल को भाई आपके शादी बच्चे भी होंगे, ठीक है, भाई पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली पापा जी अच्छा दहेज लेके शादी तो कर ही देंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ
जब आपके बच्चे होंगे और आपको रिमोट एरिया में मैंने लेट्स से भेज दिया, अब आपके पास एक सिचुएशन आ गई कि आप इनके स्कूलिंग को लेकर या इनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर आप परेशान हो जाओगे कि वहां पे कोई अच्छी स्कूल नहीं है, तो आप उस मोमेंट को कैसे हैंडल करोगे। फिर एक आता है बॉन्ड का इशू। बहुत सारे इश्यूज जो है वो बॉन्ड जो है वो रेफर करते हैं कि आप गवर्नमेंट में आ गए हो तो कम से कम आप एक एसेट हो उनके, आप अगर छोड़ के जाओगे तो उनका नुकसान होगा, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड एक आपका रखेंगे, तो क्या आप बॉन्ड को हैंडल कर सकते हो। फिर आपको पता है कि अब इंडिया में कोई भी आप वो ले लो, राजनीति तो हर जगह है ना। जैसे कि मैं अपने यहाँ का एक सिचुएशन बताऊं, सिनेरियो, कि कोल इंडिया लिमिटेड में मेरे फादर्स को बहुत ज्यादा राजनीति झेलनी पड़ती थी, राइट। तो भाई राजनीति आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको करती आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट प्रेशर को हैंडल करते आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बेटा नौकरी छोड़ देते हैं इस चक्कर में, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम एट ए टाइम शुरुआत से ही करके जाना है। और फिर सबसे बड़ी बात है लीडरशिप स्किल, यानी आपको देखो ये भी समझना है कि यार इन सब के बाद मैं एक किसी कंपनी का पार्ट हूं, तो यार फिर मैं उस कंपनी के लिए एक एसेट हूं, और उस एसेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे अपने जीवन में रिप्रेजेंट करूं, ताकि मेरी वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस हो जाए। तो देखो आंसर का स्टाइल क्या हो सकता है। देखो सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी कहीं पे भी आप फंस रहे हो तो आपको एकदम काम रहना है, ठीक है। और एकदम ऐसा नहीं बनना कि बिल्कुल गांधीवादी वाला, नहीं सर मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा लिया हूं, मैं इस मिट्टी से इतना प्यार करता हूं। ये सब आंसर पुराने हो गए यार, ठीक है। ये एक जमाने में चला करते थे, आजकल सब जानते हैं बेटा तुझे पैसा चाहिए इसलिए तू आया पीएसयू में, क्यों नहीं चला गया, इतनी अच्छी तेरी अभी एज है, क्यों नहीं चला गया तू रिसर्च करने, तू ऐसे भी देश की सेवा कर सकता था। तू आया है पीएसयू में नौकरी पैसा कमाने, और तुझे कल को कहीं और पैसा मिलेगा तो तू और कहीं अच्छी जगह पे जा सकता है। तो देखो आइडियलिस्टिक बनना एक अच्छी बात है, ठीक है। अपने अंदर कुछ ना कुछ एक मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, पर इतना ज्यादा हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ठीक है, हम आइडियलिस्टिक नहीं है, हम प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो दिक्कत है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें, 3-4 चीजों का आपको ध्यान देना है। आपको पहले तो किसी भी क्वेश्चन को एकदम कामली हैंडल करना है, एकदम कोई प्रेशर में। अब हो गया जितना प्रेशर होना था, आपने गेट का एग्जाम दे दिया, गेट में इतनी मेहनत की, अब वहां पे भी अगर आप प्रेशर नहीं ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, तो फिर कोई मतलब थोड़ी ना रहेगा। तो पहले तो आप कामली हैंडल करो, कोई भी चीज है तो आप उसको कामली हैंडल करो, प्रैक्टिकल आंसर दो, आइडियलिस्टिक ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एकदम जैसे आप डे टू डे में किसी एक अपने बेस्ट फ्रेंड को आंसर करते, बस वही आंसर आप सामने कर दो। हालांकि ये बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत टफ है, इसके लिए इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी चाहिए। तो एचआर सिचुएशंस एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो इसके बाद है जीडी का राउंड, मतलब जीडी के लिए मास्टर स्ट्रेटजी क्या है। देखो जीडी जो है वो आपकी कोई डिबेट नहीं है, ये सिर्फ आपके लीडरशिप टेस्ट है। बहुत सारे पीएसयूज में जीडी होती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ठीक है। तो जीडी में आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है, पहला रूल ये पहला होना चाहिए था। पहले तो आपको फाइट नहीं करनी है, नहीं यार मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा एक रूल है कि आपको शुरुआत आपको कोशिश करनी है कि मैं बोलूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइट करनी है, बस आपको अपनी चांस का वेट करना है, ठीक है। जैसे घर में होता है, जब आप 3-4 लोग बैठ जाते हो, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके कोई बुजुर्ग, तो आप क्या करते हो, आप चांस लेते हो ना, मुझे मौका मिले तो मैं बस फाट डालूं, बस ऐसा कुछ सोचो यार। लेकिन आपके आंसर्स इसके राउंड में होने चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि टॉपिक क्या है, उसका स्ट्रक्चर पहले एक बार लिख लो, आपको पेपर में मिलेगा तो आप में लिख लो। फिर अगर कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन ले लो, फिर उसका डायमेंशन किस वे में जाएगा, ठीक है, तो उस वे में देख लो। फिर इसके बाद आप जो है वो और भी लोगों के सजेशन को, कि आई एम एग्री विद माई पियर, आई एम एग्री विद दिस, आई एम एग्री विद दैट, मतलब इन सब से ऐसे कई सारे स्किल्स आपके यूट्यूब में आप देख सकते हो। वैसे ये ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल वाला टीचर बहुत अच्छे से बताएगा, मैं सिर्फ आपको 1-2 राउंड मेरे जीवन में जो हुए मैं बस वैसा बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं, देखो यहां से आपको टेक्निकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंगल देना है, लेकिन गलत नहीं। जैसे कि मान लो एक आया कि लेट्स से यूएन में एनर्जी का चैलेंज चल रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का चैलेंज चल रहा है, ठीक है, और हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, ठीक, और हम जो है पेट्रोल डीजल को खत्म करना चाहते हैं। अब ये इंटरव्यू है तुम्हारा आईओसीएल में, क्या आंसर दोगे बताओ, क्या बोलोगे कि हाँ सच में पेट्रोल डीजल खत्म कर देनी चाहिए और हम धीरे धीरे सोलर पे जो है वो स्विच ऑफ होना चाहिए,
हम धीरे धीरे सन को ज़्यादा और दूसरे तरीके से हार्वेस्ट करना चाहिए। इसका डेटा दो, लेकिन सर इसका जो डेटा होना चाहिए वो टेक्निकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि भाई आप अवेयर हो, आप डे टू डे डेली न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है, आपको पता है कि एग्जैक्टली चीज़ें कहाँ पे हैं, आप बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो ये सारा जो भी टेक्निकल डेटा है वो आपको साथ प्रिपेयर करके जाना है। तो इसीलिए जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक चल रहे होंगे, जैसे अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, आपको पता है वर्ल्ड वाइड, है ना, क्यों ईरान पर हमला किया गया, क्या है न्यूक्लियर डील, क्यों न्यूक्लियर डील से अमेरिका ने 2018 में बैकअप किया, क्यों दुनिया ईरान को न्यूक्लियर कंट्री जैसा होने नहीं देना चाहती, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ईरान के अराउंड एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है जहां से कई सारे तेल के जो है वो जहाज चलते आते हैं। तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे रेलिवेंट डेटा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो आप वहां पे पुट करने करो। पर फिर से वही बात, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, गलत डेटा देना एक इससे अच्छा है, आगे एक स्लाइड भी मैंने रखी हुई है कि गलत डेटा देने से अच्छा है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के अराउंड बोलो, कुछ भी डेटा मत इंटरप्रेट करो, क्योंकि अगर आपने गलत डेटा दिया ना तो वो ज्यादा ड्रास्टिक है। इसीलिए मैंने कहा देखो ध्यान से, आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। आप कोई डेटा बीच में दे रहा है, अच्छा डेटा दे रहा है और आपने कहा नहीं नहीं यार तुम तो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आराम से उसके डेटा को सुनना है और फिर उस डेटा में पुटअप करना है अगर वो सही है तो, ठीक है। एकदम से ब्लंटली अगर उसका डेटा गलत है तो आप उसको दूसरे डिफरेंट वे में, मैंने वो स्लाइड रखी किस तरीके से आपको बोलना है, सर किस वे में आपको जो है वो इसे इंटरप्ट करना है, ये सारी चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। ये आपको नॉर्मली सेशंस मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, आप एक बार इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। फिर से वही है, एआई टूल का यूज करिएगा, ठीक है। याद रखना प्लीज, जितने भी पीएसयूज इंटरव्यूअर होते हैं या जो जीडी को देखते हैं वो काम इंजीनियर्स को ज्यादा पसंद करते हैं, ये डेटा है, ठीक है। अगर आप समझ गए कि नहीं सर मोदी जी तो जो है वो सारे मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आपने पॉलिटिशियंस के अराउंड जो है वो बोलना स्टार्ट कर दिया, तो बस वहीं से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। किसी को भी किसी भी अपने पूरे कंटेंट को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आप सिर्फ आपको एक सिचुएशन मिली है, बस आपसे आपका व्यू जानना चाह रहे हो लोग, वो भी 3-4 लोग बड़े बड़े दे रहे हैं और आप लीडरशिप बन के उसका एक कंक्लूजन की ओर लेके जाओ कि हाँ ये डेटा था। अगर कहीं पे अगर आपने आप कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोल दी है तो फिर इस बात को स्वीकार भी करो, ये पॉजिटिव एसेट है आपके लिए, याद रखना प्लीज, ठीक है। और फिर एक कंक्लूजन कोई अच्छा दे रहा है तो आप उसको सपोर्ट करो। तो ये सारी चीजें जो ये एक स्किल है जिसके अराउंड आप जो है वो ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। वही मैंने कहा कि टॉपिक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो डेटा और एग्जांपल्स जो बहुत ज्यादा देना है। अब क्या क्या देना है, देखो इंडिया टारगेट 500 गीगावाट 2030 तक का टारगेट है, आपने सुना होगा, अभी विकसित भारत का ये टारगेट है, ये दे सकते हो। यानी जो अभी एक इकोनॉमिक सर्वे आया उसको एक बार पढ़ लो, रिसेंट जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को जरूर पढ़ो, एनटीपीसी का सोलर एक्सपांशन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी आप कर रहे हो उसको जो है वो अवेयरनेस शो करो कि हाँ मैं ये बात जानता हूं लेकिन गलत नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आपको चांस मिले समराइज करने का, अगर आप इतने अच्छे आप बोल रहे हो कि आप ही समराइज कर रहे हो, तो फिर इसके बाद जो जो आपने की पॉइंट डिस्कस की है, जो आपके पीयर्स ने डिस्कस किया है, उनको सबको ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस कंक्लूजन दो और एक लीडरशिप वाला इंप्रेशन जो है वो लगाओ वहां पे कि अगर मैं लीडर होता तो मैं इसको इस तरीके से करता, ठीक है। ये कुछ रूल्स है और ये बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के वहां पे ये नहीं करना है कि यार हम ही सब हैं, हम ही सब कुछ सत्य हैं, ये नहीं करना है। बस अपने आप को याद रखना प्लीज, सिर्फ आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ये तरीका है। जीडी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स किसी को नहीं मिलते, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, और बीइंग इंजीनियर हमारी जीडी वगैरह वैसे भी हिली हुई होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके अराउंड अगर आप जो है वो प्रेफर करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, ठीक है। इसके बाद आती है बॉडी, इस पे मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। अब मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज पे मुझे आज तक मैं काम कर रहा हूं, ठीक। जब भी आप बोलते हो तो आप थोड़ा सा एक स्माइल जो है वो अपने चेहरे पे रखो, ये जनरली मेरे साथ भी नहीं हो पाता, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो, अभी से ही प्रैक्टिस करो, खड़े एकदम
जो आप बैठते हो, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। बात करने का तरीका, जल्दी जल्दी, जैसे मेरी हैबिट है थोड़ा सा जल्दी बोलने की, तो आप इन चीजों को पॉज देके बोलो, ठीक है। ये ओवरनाइट तो खैर नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आर्ग्यू नहीं करो भाई। खैर ये मैं नहीं करता। अगर मुझे छोटे से भी अगर कोई ज्ञान मिल रहा है ना, तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये आदत आप भी डाल लो, जितना जल्दी डाल सको। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन विद इन इस करियर के स्पैन में तो मैं बिल्कुल कहीं से भी मुझे ज्ञान मिलता है मैं ले लेता हूँ, ठीक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, और आपने कहा कि सर मुझे नहीं पता, तो भैया ऐसे नहीं बोलना है कि आई डोंट नो। बस ये एक बहुत पेट आंसर है, आई एम नॉट फुल्ली श्योर सर, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। या इफ यू परमिट मी देन आई विल गो विद दिस। इस टाइप के चीजें जो है वो आप उस पर यूज कर सकते हो। ऐसे कई सारे ट्रेड्स आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे। मतलब आपको बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी और जीडी, ये आपको खुद से थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से अच्छे से देखना पड़ेगा। ये मैंने स्पेशली मेंशन की है कि भाई ये पॉइंट्स जरूर देख के जाना पीएसयू के इंटरव्यू में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बेटा, कुछ भी हुआ हो जीवन में, झूठ नहीं बोलना वहां पे, ठीक है। आप प्लीज जितनी ऑनेस्टी आप शो करोगे उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो गलत ब्लफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस इंसान है, ठीक है। तो कोई इतना रजनीकांत काइंड ऑफ इंटरव्यू नहीं होगा कि आप ऐसे सिचुएशन में बैठे हो कि बिल्कुल एकदम आपके ऊपर जो है वो सब टूट पड़ेंगे। ऑनेस्ट रहो, जितना ऑनेस्ट रह सकते हो। सबसे खतरनाक इंटरव्यू होता है जो आपका, वही जो मैंने कहा आपसे कि आर्मी और ये जो सीडीएस, एनडीए वगैरह, इन सब का जो इंटरव्यू होते हैं, कॉन्फ्रेंस राउंड वगैरह होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू दीज। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं कि ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपके बिल्कुल एकदम अंतरात्मा हिल जाती है। आपको बिल्कुल काम रहना, ठीक है। तो जितना ऑनेस्ट आप रह सकते हो उतना ऑनेस्ट जो है ओवरऑल आपको रहना है पूरे इस ओवरऑल सेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि आपको कैसे, किन किन पॉइंट्स पे आपको जो है ओवरऑल देखना है, ओवरऑल आपको क्या क्या स्पेसिफिक करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके लिए आप करके जाना प्लीज। कि भाई हम लेट्स से पीजीसीआईएल पे जा रहे हैं, तो उसके रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके सीएमडी का नेम क्या है, उसने इस साल कितना रेवेन्यू किया है, मेजर प्लांट्स कहां कहां पे हैं, उनकी सीएसआर एक्टिविटीज क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। ये सारी बातें आप लोगों को जो है वो एक बार आप नेट वगैरह, गूगल वगैरह पे आराम से सब चीजें आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो अगर आप जीडी में लेट्स से पीजीसीआईएल का इंटरव्यू में पीजीसीआईएल का ही अगर कोई डेटा आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। तो ये था ओवरऑल जो कि सेशन था, जो कि मैंने आपको ड्राइव किया कि इन 20 से 25 मिनट में कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको किसी भी इंटरव्यू देने से पहले आपको जरूर से जरूर देखना है, ठीक है। हो सकता है देखो, इंटरव्यू, जीडी और ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ये एक दिन में नहीं आते बेटा। सिंस अभी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी आप अभी से अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो जब आपका कॉल आएगा तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। बट वही मैंने कहा कि सब कुछ पर्सनल है, आप बिल्कुल अपने ओरिएंटेड जो है वो चीजों को देख सकते हो। अब आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि विश्वास दिवस चल रहा है भाई हमारा, ठीक है। और आपको पता है कि पीडब्ल्यू ने आज तक जो भी कायम किया है, जो भी आज तक झंडे गाड़े हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के विश्वास पे ही किया है। जो जो कहा है वो पूरा किया है, जो जो पढ़ाया है वो वही आया है। आपने देखा होगा अभी जो गेट के लेक्चर्स हुए हैं, गेट का जो एग्जाम हुआ अभी 2026 का, आपने देखा होगा एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो है वो क्लास नोट से आए। तो ये क्या है? ये एक विश्वास है कि अगर आप हमारे थ्रू या लेट्स से हम पर विश्वास कर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपका जो समय होगा वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पैसे की कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं है दोस्त आज के जमाने में। आज के जमाने में जो वैल्यू है वो है समय की, ठीक है। तो इस विश्वास को 2016 से जो आपका पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन है इसने कायम किया है और आगे भी कायम करता रहेगा, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसी पे बेस्ड कुछ ऐसे ऑफर्स है जो कि मैं लेके आया हूं। अगर आप देखें तो 3 ईयर का एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है प्लस 1 ईयर का एक्स्ट्रा रैंक बूस्टर प्रोग्राम है।
निर्माण गेट 2029 के लिए, ठीक है। CSIT MECE EC और कोर्स फीस जो है वो ये है, जो कि मुझे लगता है कि अगर 4 साल के हर मंथ का 1000 रुपए का अगर आप पिज्जा ही जोड़ दो ना सिर्फ, तो उससे भी कम। इसमें देखो क्या क्या होगा। फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर्स वाइज क्लास होगी, गेट लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ सेमेस्टर्स होंगे, मतलब आपको सेमेस्टर के साथ साथ गेट की भी ओवरऑल प्रिपरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको मिलेगा, यानी कि ओवरऑल बस आप घुसो, इसके बाद से पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यू की होगी। गेट का आपको खजाना भी मिलेगा, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट मिलेंगे। ये सारी बातें आपको गेट के लिए डेडिकेटली आपको मिलेगा ओवरऑल। एक बात आप समझ लो प्लीज, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितना आप अर्ली बर्ड होगे, याद रखना प्लीज, लास्ट मंथ का जो पैनिक होता है, लास्ट मंथ का जो पैनिक होता है वो खत्म हो जाता है। फिर ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कोर्सेस हैं ये डिजाइंड है आपके सेमेस्टर्स से रिलेटेड, यानी जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है उनमें जो आपके सेमेस्टर्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। फिर सेमेस्टर अलाइन आपको प्रिपरेशन में मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ये एक बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि यार हम टायर 2 कॉलेज हैं, हमारे कॉलेज में ही ठीक से नहीं पढ़ाते। तो बेटा ये उन्हीं के लिए डिजाइन हुआ है कि किसी को अगर अपना बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो जिससे कि आपका गेट, ना केवल गेट, साथ ही साथ अगर आप देखो तो आपके जो कैंपस प्लेसमेंट में भी सर कोर सब्जेक्ट्स का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, गेट के सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इनके लिए भी आप जो है वो ये प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी अभी फिलहाल 27 और 28 के बैचेस हैं उनमें 56% का आपको डिस्काउंट जो है वो अभी फिलहाल मिल रहा है ESE गेट बैचेस पे। तो ये जितने भी बैचेस हैं आप देखो 2027 के लिए ESE एंड गेट के लिए ये सबके प्राइस ड्रॉप हुए हैं। देखो सीधे आधे हो चुके हैं, आधे से भी कम है। 25 का आधा तो 12.5 होता है, उससे भी कम है, ठीक है। 26 का आधा 13.5 कुछ भी होता है, और ये देखो 12.5 कम है। तो ये सारे बैचेस हैं EEC एंड सो ऑन, इन सारे बैचेस में आप 2027 या 28 के लिए आप इनरोल कर सकते हो। और 2028 के एस्पायरेंट्स के लिए भी लिमिटेड टाइम ऑफर जो है वो ये चल रहा है। तो सीधे प्राइस जो है एकदम कंप्लीटली 50% हो चुकी है। 2028 के लिए भी जो 35,000 36,000 का था वो अब 18,000, सीधे 50% जो है वो प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं। आप इनमें चाहे तो बिल्कुल अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, खजाना आपको 11 रुपए में मिल रहा है। भाई ओ भाई, खजाना मीन्स सब कुछ सच में खजाना है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है पीडब्ल्यू का जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि मान लो आपको कंट्रोल सिस्टम मैं पढ़ाता हूँ, अजय सर पढ़ाते हैं, सुजल सर पढ़ाते हैं, वरुण सर भी कभी कभी पढ़ाते हैं। हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे ट्यूनिंग ना बने, आपको कोई एक ऐसा टॉपिक आप फंस गया, आप वरुण सर से भी पढ़ लो, आप सुजल सर से भी पढ़ लो, जिससे भी चाहो आप उससे पढ़ सकते हो। प्लस अगर आपको लेट्स से आज कंट्रोल सिस्टम नहीं करना है, कंट्रोल सिस्टम को 2 महीने के बाद करना है, और कंट्रोल सिस्टम आपका लाइव बैच में अभी चल रहा है, तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो खजाना को, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना सकते हो थ्रू खजाना। तो वो आपको 11 रुपए में मिल रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है, ESE मींस के 2026 के जो बैचेस हैं ये आपके अभी चालू हुए हैं। अभी आपने ESE प्री का रिजल्ट हुआ कुछ दिन पहले, और बहुत सारे बच्चों ने प्री क्लियर किया, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब सबका ऑलमोस्ट जो है वो प्री क्लियर हुआ। लगभग 100 तो नहीं, 70-80 बच्चों ने मुझे कॉल किया, फोन किया, मैसेज किया कि सर अब मेंस के लिए तैयारी करना है थ्रू पीडब्ल्यू। तो उनके लिए है ये ESE मेंस 2026 का बैच है। प्राइस कॉस्ट देख लीजिए, 3,000 रुपए का बैच है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, लाइव प्लस रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब मेन से रिलेटेड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्यूशंस के साथ, डाउट इंजन्स मिलेंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड डाउट्स, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा। जो क्लास है वो आपकी 9 मार्च से, मैंने परसों से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये आप कर सकते हो। फिर टेस्ट सीरीज भी है, टोटल 17 टेस्ट होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट और पार्ट टेस्ट आपके 9 होंगे। तो इनमें ये है कि आपको मल्टी लेवल सर्विस मिलेंगे, इंडेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेंगी, रेगुलर प्रैक्टिस मिलेगी। ये इन ब्रांचेस के लिए आपको ESE मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि सिर्फ 2,000 रुपए की आपको मिलेगी। फिर अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है वो मेंस का सपना होता है, लेकिन पीडब्ल्यू के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि हिडन है। आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे शेयर कर सकते हो, इसको स्कैन कर लो और शेयर करके पीडब्ल्यू के ग्रुप में सीधे आप चले जाओगे, और आपको इंटरव्यू गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री ESE मेंस बैच,
ये सब कुछ आपको जो होगा मिलेगा, और कई सारे हिडन खजाने हैं जो कि आपको मिलेंगे। तो विद दिस गाइस, होप कि आपको ये पूरा सेशन ओवरऑल अच्छा लगा होगा। मैं आपके बेस्ट करियर की कामना करता हूं, और मैं ये भगवान से दुआ करता हूं कि आपका जितना भी संघर्ष का जो काल है वो जितना जल्दी खत्म हो सके उतना जल्दी खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है 2026 के गेट में, बहुत सारे बच्चे 2027 का गेट देंगे, हो सकता है कुछ बच्चों का 2026 का गेट ना हुआ हो। अच्छा, तो उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बेटा आपकी जो जर्नी है वो खत्म नहीं हुई, ठीक है। हो सकता है कि वो दिन आपका नहीं था, बस दैट्स इट। लेकिन आपको उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है, और जब तक सक्सेस ना मिल जाए तब तक एकदम बिल्कुल लगे रहना है, ठीक है। वो दिन हो सकता है आपका नहीं था, आगे आने वाला दिन डेफिनेटली ब्राइट है। और केवल एक एग्जाम, केवल वो 3 घंटे का एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा, ऐसा मैं तहे दिल से मानता हूं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस सिनेरियो से भी सोचिए, जिनका भी एग्जाम अच्छा नहीं है, अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल मुझसे कनेक्ट रहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहिए, और भी जितने भी फैकल्टीज हैं उनसे कनेक्ट रहिए। हमारी ईईसी की टीम आपको लिए लगी रहती है पूरे दिन भर। मैं देखता हूं हर फैकल्टीज के अंदर एक जज्बा है कि यार सिलेक्शन होना चाहिए, और दिल से ये तहे दिल से हम लोग ये चाहते हैं। तो बिल्कुल पीडब्ल्यू गेट वाला टीम के साथ आप, ईईसी आईएन की टीम के साथ आप जुड़िए, और जो है वो ना केवल जरूरी नहीं कि आप कोर्स लेके ही जुड़िए, आप बिल्कुल कोई भी क्वेरी पूछिए, कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में है जो कि आप जानना चाहते हैं 27 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, गेट, ईएससी, कुछ भी और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि इसरो या बार के कुछ भी, तो वो सब की प्रिपरेशंस जो है वो आप गेट वाले के थ्रू प्लान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि एक इनिशिएटिव लेके एक आप यूट्यूब चैनल के थ्रू भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी प्रिपेयर करते हैं। तो इन्हीं सब बेस्ट विशेष के साथ चलिए खत्म करते हैं सेशन को, मिलते हैं किसी और सेशन में और कुछ अच्छी बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगता है तो अपने फीलिंग्स को बताकर, ठीक है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।